गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ पारितोष शर्मा। हम बीएससी थर्ड ईयर का बॉटनी का थर्ड पेपर बायोटेक्नोलॉजी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में यूनिट फर्स्ट के अंदर क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे। पहला जो हमने क्लोनिंग वेक्टर देखा उसमें सबसे पहला जो सबसे मोस्टली जो काम में लिया जाने वाला क्लोनिंग वेक्टर था वो था प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के अलावा दूसरा क्लोनिंग वेक्टर था हमारे पास में बैक्टीरियोफेज, और बैक्टीरियोफेज के बाद हमारे पास में और क्लोनिंग वेक्टर्स जो आए बैक्टीरियोफेज के बाद में प्लांट वायरस है, एनिमल वायरस है, कॉस्मिड है, ठीक है ना। यहाँ तक हमने हमारे क्लोनिंग वेक्टर्स वाले टॉपिक को पढ़ लिया था। प्लांट वायरस के अंदर कल हमने ये देखा था कि प्लांट वायरस का जो मोस्टली प्लांट वायरस होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए पाया जाता है, जबकि मोस्टली एनिमल वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाया जाता है। ठीक, एक तो जेनेटिक मटेरियल की दृष्टि से ये अंतर होता है प्लांट वायरस में कि प्लांट वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए मिलेगा, आरएनए मिलेगा, और एनिमल वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल के तौर पर मोस्टली डीएनए मिलेगा। ठीक है ना, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। और एक हमने ये देखा था कि प्लांट्स को इन्फेक्ट करने वाले वायरस प्लांट वायरस कहलाते हैं, और कुछ प्लांट वायरस ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट वायरस में मोस्टली जेनेटिक मटेरियल के तौर पर आरएनए पाया जाता है। कई प्लांट वायरस क्लोनिंग वेक्टर के तौर पर कार्य करते हैं, इसीलिए प्लांट वायरस को कहाँ पर लिया हमने, क्लोनिंग वेक्टर में। और ऐसे कौन कौन से प्लांट वायरस हैं जो क्लोनिंग वेक्टर के तौर पर काम करते हैं? एक हमने देखा था कॉलियोफ्लोवर मोजेक वायरस, टोबैको मोजेक वायरस, और एक इसके अलावा जेमिनी वायरस। ये तीन वायरस हमने देखे जो ये प्लांट वायरस हैं और यूज्ड एज ए क्लोनिंग वेक्टर, इनका क्लोनिंग वेक्टर के तौर पर उपयोग किया जाता है। अगला टॉपिक आया था हमारा एनिमल वायरस। एनिमल वायरस वे वायरस होते हैं जो जंतुओं को संक्रमित करते हैं, और जंतुओं को संक्रमित करने के अलावा एक इसका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि मोस्टली एनिमल वायरस में जेनेटिक मटेरियल के तौर पर डीएनए पाया जाता है। मोस्टली एनिमल वायरस में जेनेटिक मटेरियल के तौर पर डीएनए पाया जाता है। ठीक, अब इसके अलावा कुछ प्लांट वायरस ऐसे होते हैं जिनका उपयोग कल्चर के दौरान जंतु कोशिका में न्यूक्लिक अम्ल के तौर पर वांछित जीनों के प्रवर्धन में, डिजायरेबल जीन्स के एम्प्लीफिकेशन में और फॉरेन जीन के प्रदर्शन में सफलतापूर्वक किया जाता है। ठीक है ना, तो ऐसे जो हमारे पास में ये एनिमल वायरस थे वो थे वैक्सीनिया वायरस, बैकुलो वायरस और रिट्रोवायरस। ठीक है ना। अब अगला पॉइंट आता है हमारा क्लोनिंग वेक्टर में ही ट्रांसपोजॉन्स। अगला पॉइंट कौन सा आता है? ट्रांसपोजॉन्स, और इन्हीं को हम हिंदी में कहते हैं स्थानांतरणशील इकाइयाँ। स्थानांतरणशील इकाइयाँ, ठीक है ना, स्थानांतरणशील इकाइयाँ, और इंग्लिश में कहते हैं इनको ट्रांसपोजॉन्स। ठीक है ना। इसकी स्पेलिंग क्या होगी भैया ट्रांसपोजॉन्स की? ट्रांसपोजॉन्स SONS ही होगी, है ना, ट्रांसपोजॉन्स। ओके, अब हम बात करते हैं भैया स्थानांतरणशील या ट्रांसपोजॉन्स की। देखो, इनके बारे में सबसे पहले बारबारा एंड मैकलिंटॉफ ने ये बताया कि कई बार ऐसे जीन्स पाए जाते हैं जो अपने स्थान को बदलते रहते हैं, यानी उनके स्थान बदलने की जो लिमिट होती है वो असमजात गुणसूत्रों में गति कर सकते हैं। ठीक, या फिर एक गुणसूत्र में एक स्थिति से दूसरी स्थिति में आ जा सकते हैं। जिस प्रकार से केमिस्ट्री के अंदर हम जब सेमीकंडक्टर डिवाइसेज को पढ़ते हैं तो सेमीकंडक्टर डिवाइस जब हम पढ़ते हैं तो सेमीकंडक्टर अर्धचालक युक्तियों को जब हम पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेज को, तो उनके अंदर ऐसा देखने को मिलता है कि एक पॉजिटिव आयन का स्थान खाली होता है और नेगेटिव आयन वहाँ पर अपने उस खाली स्थान को वो स्थान बदलते रहते हैं और वो अपनी जगह बदलते रहते हैं। ठीक है ना, उसी की वजह से उनके अंदर चार्ज कैरियर की कैपेसिटी होती है। कुछ इस प्रकार का ही हमको ट्रांसपोजॉन्स के अंदर या जंपिंग जीन्स, इनका दूसरा नाम होता है जंपिंग जीन्स, के अंदर देखने को मिलता है। ठीक, इनको बारबारा एंड मैकलिंटॉफ के द्वारा सर्वप्रथम मक्का के अंदर डिस्कवर किया गया था। ठीक, स्थानांतरणशील इकाइयाँ ये आनुवांशिकी में अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए खंड होते हैं, जेनेटिक्स में अतिरिक्त गुणसूत्रीय खंड होते हैं। देखो,
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल के तौर पर हमने पहले तो किसको देखा था, प्लाज्मिड को, पहले हमने देखा प्लाज्मिड को, और अब दूसरा हमारे पास में अतिरिक्त गुणसूत्रीय खंड के तौर पर एक चीज़ और निकल करके आई, ट्रांसपोजोन्स या जंपिंग जीन्स या स्थानांतरणशील इकाइयाँ, कुछ भी कह दो, ठीक है ना। ये आनुवांशिकी में अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए खंड होते हैं जो एक गुणसूत्र में एक स्थिति से दूसरी स्थिति में, एक गुणसूत्र में एक स्थिति से दूसरी स्थिति में, एक गुणसूत्र में एक गुणसूत्र में एक गुणसूत्र में एक स्थिति से दूसरी स्थिति में, एक गुणसूत्र में एक स्थिति से, एक गुणसूत्र में एक स्थिति से दूसरी स्थिति में, दूसरी स्थिति में, एक गुणसूत्र से में एक स्थिति से दूसरी स्थिति में या असमजात गुणसूत्रों में गति कर सकते हैं, या असमजात गुणसूत्रों में गति कर सकते हैं, असमजात गुणसूत्रों में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में असमजात गुणसूत्रों में गति कर सकते हैं, ठीक है ना, असमजात गुणसूत्रों में गति कर सकते हैं, ठीक। इनका उपयोग क्लोनिंग में जीन वेक्टर के तौर पर किया जाता है। इनका उपयोग, ट्रांसपोजोन्स का उपयोग क्लोनिंग में ट्रांसपोजोन्स का उपयोग क्लोनिंग में जंपिंग, क्लोनिंग में जीन वाहक, जीन वेक्टर के तौर पर किया जाता है, जीन वाहक के तौर पर किया जाता है, ठीक है ना, जीन वाहक के तौर पर किया जाता है। ट्रांसपोजोन्स को जंपिंग जीन्स भी कहते हैं, ट्रांसपोजोन्स को जंपिंग जीन्स भी कहते हैं, ट्रांसपोजोन्स को जंपिंग जीन्स भी कहते हैं। अगला हमारा वेक्टर आता है, ट्रांसपोजोन्स के बाद अगला हमारा वेक्टर आएगा, अगला हमारा वेक्टर आता है फास्मिड, ठीक है ना। अगला वेक्टर कौन सा आएगा, फास्मिड, ठीक है ना। जिस प्रकार से हमने कॉस्मिड पढ़ा उसी प्रकार से कौन सा आता है भैया, फास्मिड। अब देखो कॉस्मिड के अंदर हमने क्या देखा था कि कॉस साइट ऑफ बैक्टीरियोफेज प्लस प्लाज्मिड इज इक्वल टू कॉस्मिड, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, फेज साइट ऑफ बैक्टीरियोफेज प्लस प्लाज्मिड, यानी कहने का मतलब ये भी यहाँ पर भी जो फास्मिड होगा, फास्मिड भी क्या होता है भैया, एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होता है। फास्मिड भी क्या है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। भाई सिंपल प्लाज्मिड तो रहा ही नहीं ये, क्योंकि हमने इसके साथ में सिंपल प्लाज्मिड के साथ में किसको और अटैच कर दिया, बैक्टीरियोफेज की फेज साइट को अटैच कर दिया। तो बैक्टीरियोफेज की फेज साइट प्लस प्लाज्मिड इज इक्वल टू फास्मिड, ठीक है ना। PHASE कर दो भैया इसको, PHASE, फेज साइट ऑफ बैक्टीरियोफेज प्लस प्लाज्मिड। अगला पॉइंट देखो, फास्मिड का निर्माण कृत्रिम रूप से लैम्डा फेज तथा जीवाणु के प्लाज्मिड को जोड़कर किया जाता है, इसमें लैम्डा साइट के प्रमुख स्थल उपस्थित होते हैं। जैसे जब हमने कॉस्मिड पढ़ा था, तो कॉस्मिड जब हमने पढ़ा तो उसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज़ देखी थी कि प्लाज्मिड के समान कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं और कॉस स्थल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो इसी प्रकार से जो फास्मिड होगा, इसमें फेज साइट की प्रॉपर्टीज़ और प्लाज्मिड की प्रॉपर्टीज़, दोनों की प्रॉपर्टीज़ उपस्थित होंगी, ठीक है ना। इनमें लैम्डा साइट के प्रमुख स्थल उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। इसमें लैम्डा साइट के प्रमुख स्थल उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। इसमें फास्मिड में लैम्डा साइट के प्रमुख स्थल उपस्थित होते हैं, लैम्डा साइट के प्रमुख स्थल उपस्थित होते हैं, ठीक है ना, प्रमुख स्थल उपस्थित होते हैं। जैसे डीएनए का प्रतिकृति प्रारंभक स्थल, जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम देखें तो उसको हम शॉर्ट में क्या कह देते हैं, ओराई, ठीक है ना। कल मैंने आपको डिटेल में बताया था ओराई, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है ना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी ओराई स्थल इसके अंदर क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। यानी प्रॉपर्टीज जो फास्मिड होगा, फास्मिड के अंदर दोनों प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेंगी, ठीक है ना, बैक्टीरियोफेज की फेज साइट की और
प्लस इसके अलावा जो हम बैक्टीरिया से प्राप्त किया उसके प्लाज्मिड की। भाई प्लाज्मिड को एक प्रकार से ये क्या है, जो फास्मिड है ये एक प्रकार से क्या है भैया, फास्मिड एक प्रकार से रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है ये, ठीक है ना। जैसा कॉस्मिड था इसी प्रकार से ये भी क्या होगा भैया, फास्मिड। ये हमारी आरडीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार किए गए प्लाज्मिड्स हैं, आरडीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार किए गए प्लाज्मिड्स हैं, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। ये हमने क्लोनिंग वेक्टर्स देखे थे, क्लोनिंग वेक्टर्स में हमने प्लाज्मिड देखा, बैक्टीरियोफेज देखा, ठीक है ना। दो मैन मेड देखे, कॉस्मिड और फास्मिड, ठीक है ना। कॉस्मिड में क्या था भैया, कॉस साइट ऑफ बैक्टीरियोफेज प्लस प्लाज्मिड, और फास्मिड में फेज साइट ऑफ बैक्टीरियोफेज प्लस प्लाज्मिड, ठीक है ना। इसके अलावा हमने प्लांट वायरस और एनिमल वायरस भी देखे। कुछ प्लांट वायरस जैसे कॉलियोफ्लोवर मोजेक वायरस है, ठीक है ना, टोबैको मोजेक वायरस है, जेमनी वायरस है। एनिमल वायरस देखे हमने, वैक्सीनिया वायरस है, बैकुलो वायरस है और रेट्रो वायरस है, जिनका कि क्लोनिंग वेक्टर के तौर पर उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। प्लांट वायरस, एनिमल वायरस देखे, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं भैया, प्लाज्मिड के बाद में ओराई स्थल प्रेजेंट होता है, ठीक। लयन संबंधी जीन तथा कॉस साइट प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा भैया, लयन संबंधी जीन, ठीक है ना, लयन संबंधी जीन, लाइटिक जो प्रोसेस होगी उससे रिलेटेड लयन संबंधी जीन तथा इसके अलावा लयन संबंधी जीन तथा कॉस साइट भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है भैया। फास्मिड में कॉस साइट की प्रेजेंस होती है, ठीक। अब भैया हमारा अगला क्लोनिंग वेक्टर देखते हैं भैया, शटल वेक्टर, ठीक है ना। अगला टॉपिक आता है हमारा शटल वेक्टर, ठीक। ओके, अब इसके बाद ट्रांसपोजॉन्स हो गए, फास्मिड हो गया। अब हम आगे चलते हैं भैया, आगे हमारा एक छोटा सा शॉर्ट नोट आएगा और उस शॉर्ट नोट का नाम है शटल वेक्टर, ठीक है ना। उस शॉर्ट नोट का नाम क्या है, शटल वेक्टर, ठीक। अब इसको देखते हैं भैया, शटल वेक्टर क्या होते हैं। SHUTTLE शटल वेक्टर, ठीक है ना, शटल वेक्टर की बात करते हैं भैया कि शटल वेक्टर क्या होते हैं, ठीक है ना। ऐसे वाहक होते हैं जिन्हें एक परपोषी में प्रवर्धन के बाद, ये इस प्रकार के वेक्टर्स हैं जिन्हें एक परपोषी में प्रवर्धन के बाद बिना किसी हेर फेर के दूसरे परपोषी में प्रवर्धित किया जा सकता है। यानी कि एक होस्ट के अंदर एम्प्लीफिकेशन करवाने के बाद विदाउट मैनिपुलेशन हम इन्हें दूसरे परपोषी में, दूसरे होस्ट के अंदर भी इन्हें एम्प्लीफाई कर सकते हैं। यानी इनको एक होस्ट के अंदर एम्प्लीफिकेशन करवाने के पश्चात इन्हें हम बिना मैनिपुलेट किए हुए किसी दूसरे होस्ट के अंदर भी इन्हें एम्प्लीफाई कर सकते हैं। अब देखते हैं भैया, अब बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड की स्थापना तथा दाता डीएनए का मल्टीप्लिकेशन या क्लोनिंग, ठीक है ना। ये हमारा आरडीएनए टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। आरडीएनए टेक्नोलॉजी का हमारा नेक्स्ट स्टेप कौन सा आया, बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड की स्थापना, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप आ गया हमारा बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड की स्थापना, बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड की स्थापना एवं दाता डीएनए का मल्टीप्लिकेशन, डोनर डीएनए का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन। अब हमने क्लोनिंग वेक्टर देख लिए भैया, बहुत डिटेल में देखे हमने क्लोनिंग वेक्टर्स, जितने हम देख सकते थे, ठीक है ना। जितना मैं आपको बता सकता था क्लोनिंग वेक्टर्स को डिटेल में, उतना मैंने आपको बताया, ठीक। प्लाज्मिड है, बैक्टीरियोफेज है, ठीक है ना, कॉस्मिड है, फैस्मिड है, प्लांट वायरस है, एनिमल वायरस है, ट्रांसपोजॉन्स है, शटल है ना,
इसके अलावा शटल वेक्टर है, ये सारे हमने देखे कि किन किन को हम वाहक के तौर पर काम में ले सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमको कैरियर पता होने चाहिए सबसे पहले, ताकि कैरियर पता होंगे तो हम उनके साथ में इजीली हम अपने डिज़ायरेबल डीएनए सेगमेंट को या डिज़ायरेबल जीन सेगमेंट को जोड़ करके उनको एक बैक्टीरियल सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र करवा पाएंगे, ठीक। तो ये कैरियर्स पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जिनको हमने बहुत ज़्यादा ब्रॉड करके पढ़ा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड की, ठीक है ना, स्थापना, प्लाज्मिड की स्थापना, या फिर प्लाज्मिड मैंने इसलिए लिया है कि मोस्टली प्लाज्मिड ही काम में लिया जाता है। प्लाज्मिड की स्थापना एवं दाता डीएनए का मल्टीप्लिकेशन, एवं दाता डीएनए का मल्टीप्लिकेशन या क्लोनिंग, ठीक है ना। अब इसमें पहला पॉइंट आएगा कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा काटे गए व अलग किए गए डीएनए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा कट किए गए डीएनए के वांछित जीन कट किए गए डीएनए या वांछित जीन युक्त प्लाज्मिडों को रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है ना, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कहते हैं। यानी इसमें होगा क्या भैया कि पहला स्टेप तो हमारे पास ये हमको पता था कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के द्वारा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के द्वारा हमने डिज़ायरेबल डीएनए सेगमेंट्स को प्राप्त कर लिया था, डिज़ायरेबल डीएनए सेगमेंट्स को प्राप्त कर लिया था, ठीक है ना, डिज़ायरेबल डीएनए सेगमेंट्स को प्राप्त कर लिया था। अब इन डिज़ायरेबल डीएनए सेगमेंट्स को हमने क्या किया, लाइगेज एंजाइम की एक्टिविटी के द्वारा, ठीक है ना, लाइगेज एंजाइम की एक्टिविटी के द्वारा, लाइगेज एंजाइम के द्वारा इनको हमने हमारे क्लोनिंग वेक्टर्स के साथ में अटैच करवा दिया, ठीक है ना, लाइगेज एंजाइम के द्वारा, ठीक है ना, प्लाज्मिड के अंदर अटैच करवा दिया, लाइगेज एंजाइम के द्वारा प्लाज्मिड के साथ इनको अटैच करवा दिया। और प्लाज्मिड के साथ जब इनको अटैच करवाया गया तो वो प्लाज्मिड कैसा रहा, सिंपल प्लाज्मिड नहीं रहा, बल्कि वो कैसा बन गया, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया। कैसा बन गया, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया भैया, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कहलाएगा। ओके, अब देखो भैया, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कहते हैं जिन्हें जीवाणु कोशिका में प्रवेश कराया जाता है, ठीक। अब रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को हम क्या करेंगे, किसी होस्ट बैक्टीरियल सेल में इसकी एंट्री करवाएंगे, है ना, एंट्री, ENTRY, एंट्री इनटू होस्ट बैक्टीरियल सेल, एंट्री इनटू होस्ट बैक्टीरियल सेल, होस्ट बैक्टीरियल सेल। अब किसी होस्ट बैक्टीरियल सेल में एंट्री करवाने की जो ये प्रोसेस है, ये क्या कहलाती है, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहलाती है ये, ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है, ठीक है ना, रूपांतरण की क्रिया ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है, ठीक है ना। अब ये रूपांतरण का देखो, जो ये रूपांतरण की जो प्रोसेस है, इसको हमने पहले बहुत डिटेल में पढ़ा। आप याद करिए, फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे पास में एक एक्सपेरिमेंट आया था, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफिथ, ठीक है ना, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफिथ का जीवाणु रूपांतरण का प्रयोग, ग्रिफिथ का जीवाणु रूपांतरण का प्रयोग। यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, ये हम कहाँ पे संपन्न करवा सकते हैं, केवल ये लैब के अंदर संपन्न करवाई जा सकती है, लैब के अंदर संपन्न करवा सकते हैं, ठीक है ना। अब ये हमने जो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट था, ठीक, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट पढ़ रखा है, तो एक इसको हम रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को हम क्या करेंगे, किसी होस्ट बैक्टीरियल सेल में इसकी एंट्री करवाएंगे। अगला पॉइंट आता है कि संवर्धन माध्यम पर बैक्टीरिया की संख्या में वृद्धि होने के साथ साथ, संवर्धन माध्यम पर बैक्टीरिया की संख्या में वृद्धि होने के साथ साथ जीनों की संख्या में भी वृद्धि होती है, ठीक है ना। अगला पॉइंट आता है, देखो भैया, अगला पॉइंट कौन सा आएगा, ये इस पॉइंट के बाद अगला पॉइंट कौन सा आएगा भैया, कि कल्चर मीडियम पर, और कल्चर मीडियम को ही हम हिंदी में क्या कहते हैं भैया, संवर्धन माध्यम, संवर्धन माध्यम, ठीक है ना। अब देखो भैया, अपन दो चीज़ पढ़ते हैं। संवर्धन का मतलब आप देखो, कल्चर को यहाँ से आर्ट से रिलेटेड करके देखो। कल्चर का मतलब क्या होता है, हमारी संस्कृति, कल्चर का मतलब क्या होता है, हमारी संस्कृति, ठीक है ना। तो कल्चर हमको जीने का तरीका सिखाती है और हमको हमारी सामाजिक रीति रिवाजों को बढ़ावा मिलता है। कल्चर हमारी सामाजिक रीति रिवाजों को एक प्रकार से समायोजित करने का, उनको बढ़ावा देने का और एक
अच्छी बेहतर जीवन जीने की कला क्या कहलाती है? कल्चर कहलाती है, ठीक है ना। अब हमको यहाँ पर क्या करना है भैया? हमको तो यहाँ पर हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, हमको तो बैक्टीरिया की वृद्धि करवानी है, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाना ये भी क्या कहलाएगा भैया? कल्चर कहलाएगा। अब बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाने के लिए हमको एक मीडियम चाहिए, एक माध्यम चाहिए जिसमें बैक्टीरिया अच्छी प्रकार से ग्रोथ कर सके, और वही माध्यम क्या कहलाता है? संवर्धन माध्यम या कल्चर मीडियम कहलाता है। ये हमारी माइक्रोबायोलॉजी की लैब्स में आर्टिफिशियली तौर पर तैयार किया गया कल्चर मीडियम होता है, ठीक। हम भी एक थर्ड ईयर के अंदर एक कल्चर मीडियम के बारे में पढ़ेंगे जो तैयार किया गया था मुराशोगे और स्कूक के द्वारा, जिसे हम नाम देते हैं MS कल्चर मीडियम, MS कल्चर मीडियम, ठीक है ना। इसका हम कंपोजिशन पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या मिलाया जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, सभी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, सॉलिडिफाइंग एजेंट के तौर पर अगार अगार है, ठीक है ना, ठीक। इसके अलावा कोकोनट मिल्क है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसमें पूरा एक कल्चर मीडियम तैयार करने की एक पद्धति हम देखेंगे कि किस प्रकार से कल्चर मीडियम तैयार किया जाता है, और कल्चर मीडियम तैयार करने के लिए हमको कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, यानी एसेप्टिक एनवायरनमेंट, बिल्कुल स्टरलाइज्ड एनवायरनमेंट हम रखेंगे। वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई बैक्टीरियल किसी भी प्रकार की यानी 100% माइक्रोब्स फ्री होना चाहिए, वो 100% माइक्रोब्स फ्री होना चाहिए, ताकि हम अपने कल्चर मीडियम को जब बनाएं तो जो कल्चर मीडियम हो वो बिल्कुल 100% एसेप्टिक कंडीशंस में तैयार हो, ताकि हम उसको अच्छी तरीके से हमारी बैक्टीरिया की ग्रोथ करवा सकें, ठीक है ना। ये हमारा मकसद होता है कि कल्चर मीडियम को ग्रोथ करवाने का। और भी कई सारे कल्चर मीडियम प्रस्तावित किए गए थे अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा, लेकिन मोस्टली जो कल्चर मीडियम का उपयोग किया जाता है वो बॉटनी के अंदर किया जाता है, ताकि क्योंकि एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में इथिकल प्रॉब्लम्स ज़्यादा आने लग जाती हैं। नैतिक यानी हम किसी के साथ संकरण नहीं करवा सकते, हम एनिमल्स की सेल्स के साथ में ज़्यादा छिड़खानी नहीं कर सकते। बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी इसीलिए फेमस हो गई ज़्यादा कि हम प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में तो हम प्लांट्स को की नई नई वेराइटीज़ को तैयार कर सकते हैं। वहाँ पर इथिकल प्रॉब्लम नहीं है, किसी प्रकार की नैतिक जिम्मेदारी हमको निभानी नहीं है, ठीक है ना। संकरण हम किसी भी प्रकार से हम मनमर्जी का संकरण करवा सकते हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में ऐसा संभव नहीं है। तो इस कारण हमने क्या देखा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि कल्चर मीडियम पर जब बैक्टीरिया की संख्या में वृद्धि होती है तो उसी के साथ साथ वांछित जीनों की संख्या में भी वृद्धि होती है, ठीक है ना। कल्चर मीडियम पर बैक्टीरिया की संख्या में वृद्धि होने से कल्चर मीडियम पर बैक्टीरिया की संख्या में वृद्धि होने से वांछित जीनों की संख्या में भी वृद्धि होती है, ठीक है ना। वांछित जीनों की संख्या में भी वृद्धि होती है, ठीक है ना। और यही प्रोसेस, वांछित जीनों की संख्या में ही तो वृद्धि करनी थी हमको, और यही प्रोसेस क्या कहलाती है? क्लोनिंग कहलाती है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? यही प्रोसेस क्या कहलाती है? यही प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है, ठीक है ना। यही प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। क्लोनिंग के द्वारा दाता डीएनए की कई कॉपीज़ का निर्माण होता है। क्लोनिंग के द्वारा हम क्या करते हैं भैया? डोनर डीएनए। क्लोनिंग के द्वारा हम दाता डीएनए की कई कॉपीज़ का निर्माण करते हैं। दाता डीएनए की कई प्रतियां तैयार की जाती हैं। ओके, ठीक। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि हमने किस प्रकार से दाता डीएनए का क्लोनिंग करवाया, ठीक। अब दाता डीएनए की जो हमारा मकसद था क्लोनिंग का कि दाता डीएनए की संख्या में वृद्धि करवाना, ये कंप्लीट हो गया, ठीक। अब हमारा आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यही मकसद था कि हम दाता डीएनए की
दाता डीएनए की संख्या में वृद्धि कर लें। ठीक है ना। अब हमारे पास आता है उपयोगी क्लोन्ड जीन्स की पहचान व अन्य जीवों में स्थानांतरण। ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या आएगा भैया, ये हमारे पास डिजायरेबल डीएनए सेगमेंट्स थे, उनको हमने क्लोनिंग वेक्टर्स की सहायता से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित किया। ठीक, और उस कोशिका को हमने बैक्टीरियल जो सेल थी उसको कल्चर मीडियम पर ग्रोथ करवाई। तो हुआ क्या कि जब बैक्टीरिया ने कल्चर मीडियम पर ग्रोथ की, बैक्टीरियल सेल ने मल्टीप्लिकेशन किया, तो उसके साथ हमारे डिज़ायरेबल डीएनए सेगमेंट्स की संख्या में भी क्या हो गई, वृद्धि हो गई। यानी उनका हमको क्या हो गया भैया, एम्प्लीफिकेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्लोनिंग के द्वारा प्राप्त जीन थे वो अब क्या कहलाएंगे, क्लोन्ड जीन्स। क्लोनिंग के द्वारा जो हमको बहुत सारे मात्रा में जीन प्राप्त हुए वो क्या कहलाएंगे भैया, क्लोन्ड जीन्स कहलाएंगे। तो अगला पॉइंट आता है उपयोगी क्लोन्ड जीन्स की पहचान। उपयोगी क्लोन्ड जीन्स की पहचान। अगला पॉइंट आएगा उपयोगी क्लोन्ड जीन्स की पहचान। उपयोगी क्लोन्ड जीन्स की पहचान। उपयोगी क्लोन्ड जीन्स की पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूजफुल क्लोन्ड जीन्स। ठीक है ना। तथा अन्य जीवों में स्थानांतरण। ठीक है ना। अन्य जीवों में स्थानांतरण। ठीक है ना। इस टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। और आज तक जो मैंने आपको करवाया ये अच्छी तरीके से आपको इसके कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। और यदि कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे और लाइव इंटरेक्टिव सेशन में भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना। आज के लिए हम अपने लेक्चर को यहीं पर ड्रॉप कर रहे हैं। धन्यवाद।